अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने यह समाअत की थी। उन्होंने कहा कि क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये पूछा था चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, और नैब प्रोसिक्यूटर से उनका ये सवाल था। हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, किसी अदालती फैसले में गिरफ्तारी का हुक्म नहीं है, हमें अपीलों की बहाली पर भी कोई एतराज नहीं है, ये कहना था नैब प्रोसिक्यूटर का। इश्तियारी ने सरेंडर कर दिया है तो अपील बहाल होनी चाहिए। नैब प्रोसिक्यूटर के अदालत में दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपील बहाल होने पर जमानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि आप अपील कुनिंदा से दोबारा जमानती मचल के ले लें। ज्यादा से ज्यादा अदालत नवाज शरीफ से नए जमानती मचल के तलब कर सकती है। वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अपीलें बहाल होने पर हिफाजती जमानत की दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने नैब से इस्तफसार किया कि क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि इस बारे में पहले ही बता चुका हूं कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपसे बतौर अदालती मुआविन पूछ रहे हैं, अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जवाब दिया कि आप अपील कुनिंदा से दोबारा जमानती मचल के ले लें। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि हमें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं। इश्तियारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो इसकी अपील बहाल होनी चाहिए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन बोले, मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूटर जनरल ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट का कहना था कि मरीम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस से बरीयत के फैसले में अदालत ने वाज़ेह कर दिया। अदालत ने कहा नैब को 12 मौके दिए गए मगर 3 बार वकला को तब्दील किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि यह तासुर दिया गया कि जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया है, ऐसी सूरत हाल नहीं। प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि वो आला मेयार की प्रोसिक्यूशन करे और कोई शहादत मुल्जिम के हक में जाए तो इससे भी ना छुपाए। बाद में अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने के बाद अब बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात। इसहाक डार, परवेज रशीद, आजम नजीर तारड़ समेत दीगर शरीक हुए। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। इसहाक डार, परवेज रशीद, आजम नजीर तारड़ समेत दीगर शरीक हुए। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि सदर मुमलिकत ने इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन बारे तासुर जो दिया वो शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तासुर को ज़ायल करने के लिए उसकी पुरजोर तरदीद करता है। हल्काबंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियों के हतमी फहरिस्त शाया कर देगा। प्लान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, इसमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं। आम इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत का बयान। इलेक्शन कमीशन फिर मैदान में आ गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि सदर मुमलिकत के इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन के इनाकात के बारे में बयान की वजह से ये तासुर किया गया कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले ही पोजीशन वाज़ेह कर चुका है। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल है। एतराज़ात आयद करने का दूसरा मरहला 27 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना था कि हल्का बंदियों पर इब्तदाई एतराज़ात की समाअत 30 और 31 अक्टूबर से शुरू होगी। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें शाया की जाएंगी। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें किसी किस्म का इब्हाम नहीं। नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, अब इलेक्शन का ऐलान हो जाना चाहिए। कार्रवाई मुकम्मल करके जल्द से जल्द इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान किया जाए। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि निगरान हुकूमत भी सही काम नहीं कर रही। आइन और कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो आगे आने वाली हुकूमत जारी ना रख सके। इलेक्शन कमीशन का एलामिया था जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाने पर बेचैनी खत्म हो जाएगी। केयरटेकर गवर्नमेंट्स होती है 2 से 3 महीने के लिए। ये जब जरा लंबी हो जाए ना तो उसके लिए मसला उन गवर्नमेंट्स के लिए भी हो जाता है, लोगों के लिए भी हो जाता है। सिंध के लोग और इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के लोग इस कैफियत की वजह से जो केयरटेकर्स की है वो सफर कर रहे हैं। तो शिकायत किसी से नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मैंडेट जो आइन के अंदर है कि 2 से 3 महीने हुकूमत हो तो वो गुजर जाता है और उसका कोई इफेक्ट लोगों पे नहीं आता है। अब इशू ये है कि आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक केयरटेकर गवर्नमेंट्स कोई ऐसा फैसला
फैसला नहीं कर सकती जिसको अगले इलेक्टेड गवर्नमेंट आके रिवर्स ना कर सके, तो वो कोई फैसला ही नहीं कर रही। दुरुस्त भी है, उनको फैसले की का मैंडेट नहीं है उनके पास, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हल सिर्फ इलेक्शंस में है और इलेक्शन की तारीख का जल्द से जल्द ऐलान कर देना चाहिए। पंजाब असेंबली में भर्तियों का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुगर मिल्स कोटा केस का फैसला सुनाते हुए चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए ही तमाम रिलीफ हैं, लेकिन उन्हें 5 माह से जमानत पर होने के बावजूद फिर भी तंग किया जा रहा है। परवेज इलाही ने सवाल किया कि क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है? इंसाफ तो वो है जिसको आवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता हुआ भी नजर आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ ने इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। PTI रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान की अमामत में नमाज भी अदा की। PTI वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी खुशदामन की वफात पर ताज़ियत भी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को चैलेंज। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोली कि नवाज शरीफ इतने बहादुर हो तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाओ। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि जिसने इलेक्शन लड़ना हो वो बाहर हो। ये बात पहले से कंफर्म है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। उमर सरफराज चीमा कहते हैं 6 माह हो गए, झूठा केस है, अभी तक जेल में रखा हुआ है। ये हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाह रहे हैं। हमने PTI छोड़नी होती तब ही छोड़ देते। बहादुर हो तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़के दिखाओ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता और इश्तिहारी हैं। इन्हें इलेक्शन के लिए बाहर से लाया गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि जिसने इलेक्शन लड़ना हो वो बाहर हो। उन्होंने कहा कि ये बात तय है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हमारे केसेस का चलान 3-4 माह से आज तक नहीं आया। इस मौके पर PTI के रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने बातचीत में कहा कि झूठे केसेस में 6 माह से जेल में रखा हुआ है। ये हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे हैं। हमने PTI छोड़ना होती तो तब ही छोड़ देते। जिन केसेस में गिरफ्तार किया गया उस वक्त मैं घर पर था। उधर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव के मुख्तलिफ मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और खतीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 9 नवंबर तक तोसी कर 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ ने मुलाकात में शुरका को बैनुल अक़वामी, इलाकाई और सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। अपने नाजरीन को अहम मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं और ब्रीफिंग के हवाले से बता रहे हैं शुरका की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी हुई। इस हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप नंबर 25 के शुरका से मुलाकात हुई, उस हवाले से ISPR ने ये बताया है कि शुरका से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जवान कौम की हिफाजत के लिए दहशतगर्दी का मुसलसल सामना कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को हर कीमत पर महफूज बनाया जाएगा, जबकि जो गैर मुल्की गैर तारकीन वतन है, गैर कानूनी, उनके हवाले से ये आर्मी चीफ का इज़हार ख्याल करते हुए ये कहना था कि हर पाकिस्तानी की सिक्योरिटी पाक फौज की अवलीन तरजीह है और इसी तनाजुर में इस फैसले को लिया जाना चाहिए। यह कानूनी फैसला है जिस पर कानूनी तरीके से ही अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली के हवाले से भी शुरका को एतमाद में लिया और SIFC के हवाले से जो ताज़ा इनिशिएटिव है उनके ऊपर भी ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान को तरक्की करना है, पाकिस्तान को महफूज मुल्क बनाना है। पाकिस्तान के जो दुश्मन है पाकिस्तान पर के खिलाफ वो मुसलसल साजिशें करते हैं, लेकिन पाक आर्मी और पाक मुसल्लह अफवाज चौको चौबंद है और दुश्मन की साजिशों को नाकाम भी बना रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा के आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने के मामले पर निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तब्दील करने का हुक्म भी दे दिया है।
ایندھن کی محدود پیمانے پر فراہمی نے نہ صرف پی آئی اے بلکہ مسافروں کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ آج بھی 49 قومی اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ ترجمان پی آئی اے کہتے ہیں کہ پروازوں کی منسوخی کا تاثر درست نہیں ہے، معمول کا آپریشن معطل کر کے ایندھن کی مقدار کے مطابق فلائٹس آپریٹ کی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے رانا خالد محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ ایندھن کی فراہمی میں مشکلات، پی آئی اے کا بگڑا فضائی شیڈول سنبھل نہ سکا۔ جمعرات کو بھی ملک اور بیرون ملک 49 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کراچی سے 15، اسلام آباد سے 8، لاہور اور پشاور سے 4، سیالکوٹ سے 5 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ بار بار پروازوں کی منسوخی اور نجی ایئر لائنز کے زائد کرایوں سے مسافر بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں پی آئی اے کی بدحالی دیکھ کر نجی ایئر لائنز نے کرائے کئی گنا بڑھا دیے ہیں۔ 2 بار فلائٹ کینسل ہو چکی ہے اور اب دوبارہ پتہ کرنے آیا تھا کہ فلائٹ ہے لیکن فلائٹ نہیں مل رہی ہے، کینسل ہے۔ اب میں آیا ہوں دوسری ایئر لائن کا ٹکٹ لینے، وہ دوسری ایئر لائن کا ٹکٹ کوئی 70 کا دے رہا ہے، کوئی 75 کا دے رہا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں پروازوں کی منسوخی سے ٹریول ایجنٹس بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ایئر لائن جو 18,000 روپے ون وے کا ٹکٹ دے رہی ہے، وہ راتوں رات وہ ٹکٹ جو ہے وہ 18 والا جو ہے 23,000 کا ہو جاتا ہے۔ 4، 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ پیسنجر بیٹھ کے پھر وہاں پر اس کو پتہ لگتا ہے کہ جی ابھی آپ کو نیکسٹ ٹائم بتائیں گے، پھر وہ ہمارے آفس آ کے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ نے ایسی ایئر لائن میں ہمارا کیوں ٹکٹ ایشو کنفرم کرایا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائنز نے گزشتہ 2 ہفتوں سے معمول کا آپریشن معطل کر رکھا ہے۔ ایندھن کی دستیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے یومیہ بنیاد پر پروازیں شیڈول کی جا رہی ہیں۔ پروازوں کی منسوخی کا تاثر درست نہیں ہے۔ فنڈز دستیاب ہوتے ہی پی آئی اے معمول کی پرواز چلانا شروع کر دے گی۔ کیمرامین شاکر سلیمان کے ساتھ رانا خالد محمود، GNN کراچی۔ تو میں 200% اضافہ، خیبر پختونخوا میں سی این جی اسٹیشنز مالکان اور ورکرز کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری رہا۔ صوبے بھر میں سی این جی اسٹیشنز گزشتہ شام سے احتجاجاً بند ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گی ہماری نمائندہ الشبہ خٹک۔ جی بالکل، نگراں حکومت کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں 200% اضافے پر آج جو ہے آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا ہڑتال پر ہے۔ پورے خیبر پختونخوا کے جو سی این جی اسٹیشنز ہیں وہ بند کیے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہے ادھر احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کے صدر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، مجھے اپنے مطالبات بتائیے گا اور یہ بتائیے گا اگر آپ کے مطالبات نہ مانے گئے تو آپ کا آئندہ عمل کیا ہوگا؟ آپ پہ گیس اتنی مہنگی کر دی جائے گی، اگر آپ جو ایک ٹیکسی ڈرائیور آپ سے 300 روپے لے کے جو آپ سفر کر رہے تھے وہ 1000 روپے تک چلا جائے گا۔ جو کچھ ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے، کیوں کہ صوبائی گورنمنٹ میں جرت نہیں ہے کہ وہ ان سے بات کر سکے کہ آپ ہمارے صوبے میں ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ اگر ہماری بات آج اور کل اور 1-2 دن میں نہیں مانی گئی تو ہم نے سیدھا اسلام آباد ڈی چوک میں دھرنا دینا ہے۔ پھر دھرنے میں ہمارا مین مطالبہ یہ ہوگا کہ جس منسٹر نے یہ کام کیا ہے اس کو منسٹری سے ختم کر ڈی چوک میں ہینگ کیا جائے، وہ پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ نہ لے کر آئے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم اسلام آباد جا کر دھرنا دیں گے۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں فاسٹ بالر حسن علی صحت خرابی کے باعث جنوبی افریقہ کے خلاف میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق حسن علی گزشتہ رات بخار کا شکار ہوئے۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے عاقب قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عاقب قریشی، یہ کرکٹ فیور ہے یا اصل فیور ہے جو کھلاڑیوں کو بھی چل رہا ہے، کیونکہ عوام کا فیور تو اتر گیا ہے؟ جی بالکل ابراہیم، یہ جو ہے کرکٹ کا فیور جو تھا وہ تو عوام میں ہے، لیکن یہ جو ہے پی سی بی کے مطابق اوریجنل فیور ہوا ہے حسن علی کو، جو کہ گزشتہ رات ان کو ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ان کا ٹیسٹ کیا گیا ہے، آج ڈاکٹرز ان کا معائنہ کیا ہے، تاہم معائنے کے بعد جو ہے پی سی بی کے مطابق جو ہے ڈاکٹرز ان کی صحت سے مطمئن نہیں تھے، جس کے بعد جو ہے کل جو بڑا امپورٹنٹ میچ ہے پاکستان ٹیم کے لیے جو ہے جنوبی افریقہ کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے لیے حسن علی ٹیم کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے ٹیم سلیکشن کے لیے۔ بہت شکریہ عاقب، آپ ہمیں تفصیلات سے 132 افغان پناہ گزینوں کو خصوصی چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے برطانیہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ مخصوص کیٹیگری کے افغان پناہ گزینوں کے امیگریشن عمل کو مکمل کرنے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر علیحدہ کاؤنٹرز قائم کیے گئے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، رانا خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد، بتائے گا اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ۔ افغان فضا پناہ گزینوں کی اپنے ممالک جو ہے ان کی انخلاء کا عمل شروع ہو چکا ہے اور آج اسلام آباد سے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے 132 افغان باشندے، اس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، خصوصی طیارے کے ذریعے ان کو اسلام آباد سے انگلینڈ کے لیے روانہ کیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔